हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था न्यूक्लिक अम्ल के घटकों के बारे में। एक न्यूक्लिक अम्ल 3 भागों से मिलकर के बना होता है, या न्यूक्लियोटाइड में 3 भाग उपस्थित होते हैं। एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल, एक होता है पेंटोस शर्करा और थर्ड होता है नाइट्रोजनी क्षार या कार्बनिक क्षार। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक अम्लों का आणविक संगठन, अर्थात न्यूक्लिक अम्लों में जो ये तीनों जो भाग हैं ये किस प्रकार से बंधित होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार कार्बन श्रृंखला का यानी पेंटोज श्रृंखला के यानी पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन परमाणु से बंधित होकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, अर्थात नाइट्रोजनी क्षार या कार्बनिक क्षार पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से बंधित होकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। परंतु यहाँ पे देखो नाइट्रोजनी जो क्षार है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरिमिडिन और दूसरा होता है प्यूरिन। तो पिरिमिडिन में तो एक 6 सदस्यीय वाला होती है जिन्हें कहा जाता है पिरिमिडिन वलय, लेकिन जो प्यूरिन जो क्षार होते हैं उनमें 2 वलय पाई जाती हैं, जिनमें एक 6 सदस्य युक्त होती है और एक होती है 5 सदस्य युक्त। 6 सदस्य युक्त वलय को कहा जाता है पिरिमिडिन वलय, जबकि दूसरी जो 5 सदस्य जो वलय होती है उसे कहा जाता है इमेडिजोल वलय। तो यहाँ पे देखो कि ये प्रथम कार्बन परमाणु से तो जुड़ते हैं, लेकिन प्यूरिन क्षार का तीसरा नाइट्रोजन परमाणु एवं पिरिमिडिन क्षार का तीसरा नाइट्रोजन परमाणु, जबकि प्यूरिन क्षार का 90वें स्थान का नाइट्रोजन का यानी पेंटोस शर्करा के प्रथम कार्बन परमाणु से बंधित होता है और बंधित होकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। परंतु आगे देखें तो न्यूक्लियोसाइड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक अम्ल और होता है। तो जो फॉस्फोरिक जो अम्ल है ये पेंटोज शर्करा के साथ बंधित होता है, लेकिन बंधित किस प्रकार से और कौन से कार्बन से? तो फॉस्फोरिक अम्ल पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से एस्टर बंध के द्वारा बंधित होता है और बंधित होकर के और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो ये तो हो गए न्यूक्लिक अम्ल का आणविक संगठन कि न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित जो उसके जो पार्ट या भाग हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार से बंधित होते हैं और बंधित होकर के और वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। आगे देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का जो पूरा नाम होता है यानी डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, लेकिन आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लियो एसिड कहा जाता है। यहाँ पे देखो कि डीएनए है कि डीएनए की खोज या खोजकर्ता और दूसरा होता है नाम। डीएनए जो है इसके खोजकर्ता यानी डीएनए की जो खोज है ये मिस्र नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, लेकिन जो डीएनए जो नाम है ये जैकारिस के द्वारा दिया गया। डीएनए जो अणु है इसकी संरचना सामान्यतः द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, अर्थात इसकी संरचना द्विकुंडलीय होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो गुणसूत्र होते हैं उस गुणसूत्रों में उपस्थित जो डीएनए है वो तो होता है रेखीय, परंतु प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए ये वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गए डीएनए की का सामान्य परिचय, लेकिन आगे देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स या द्विकुंडलीय जो संरचना जो मॉडल है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया और ये द्विकुंडलित जो मॉडल है ये होता क्या है। तो जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है ये 1953 में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसी कारण इसे वाटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। अब यह मॉडल है क्या?
तो इस द्विकुंडलीय मॉडल के अनुसार अर्थात इस डबल हेलिक्स मॉडल के अनुसार जो डीएनए जो अणु है, ये डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं ये सीढ़ीनुमा कुंडलित होती हैं और इनके मध्य उपस्थित जो पद हैं, ये जो पद ये नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं उनके जोड़ों के बने होते हैं। दो क्रमागत पदों के बीच की दूरी 3 पॉइंट यानी 3.4 एंगस्ट्रम होती है और एक जो घूम होता है या एक पूरी घूम में 10 जोड़े नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। इस प्रकार एक पूरी घूम की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। इस 34 एंगस्ट्रम को हेलिक्स लंबाई कहा जाता है। आगे देखते हैं डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं, ये हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन बंधु के द्वारा जुड़ी होती है। ये जो हाइड्रोजन जो बंध है ये दोनों श्रृंखलाओं के पूरक नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य उपस्थित होते हैं या बनते हैं। यहाँ पे देखो एडेनिन और थाइमिन के मध्य दो नाइट्रोजनी यानी दो हाइड्रोजन बंध, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं या उनके मध्य बनते हैं। एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं या उनके मध्य पाए जाते हैं। डीएनए अणु का जो व्यास होता है ये 20 एंगस्ट्रम होता है। तो ये तो हो गई कि न्यूक्लिक अम्लों का आणविक संगठन किस प्रकार का होता है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए अणु का डबल हेलिक्स जो मॉडल है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो डीएनए है यानी न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं और उन दोनों प्रकार के जो न्यूक्लिक अम्ल हैं उनमें अंतर क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में जो अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में जब अंतर देखेंगे तो डीएनए और आरएनए, सबसे पहले क्या है कि इनकी उपस्थिति के बारे में पता करते हैं कि ये कहां पर पाया जाता है। तो डीएनए है ये केंद्रक में गुणसूत्रों में पाया जाता है, यानी केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए है यह पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, पहली बात। दूसरी बात शर्करा, तो डीएनए है, इस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजनी क्षार, अब नाइट्रोजनी जो क्षार है ये भी 2 प्रकार के, एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। तो पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन होते हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। तो डीएनए में तो पाया जाता है थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन प्यूरिन क्षार होता है ये जी और एडेनिन। परंतु आरएनए है, इस आरएनए में इस थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल और साइटोसिन, लेकिन जो प्यूरिन होता है वो दोनों में क्या होता है, सेम पाया जाता है। अर्थात डीएनए में थाइमिन एवं साइटोसिन पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार,
जबकि ग्वानिन एवं एडेनिन प्यूरिन क्षार उपस्थित होता है। बात करें आरएनए की, तो इस आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। यहाँ पे देखो जो डीएनए है, इस डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता उपस्थित नहीं होती है। अर्थात डीएनए है ये अपने जैसे दूसरे अणु का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट बात करें कि जो डीएनए है ये आनुवंशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, लेकिन जो आरएनए है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए जो है ये डीएनए अणु, ये इसकी जो संरचना होती है ये होती है द्विकुंडलीय संरचना के रूप में पाया जाता है। अर्थात डीएनए है ये द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, परंतु जो आरएनए है ये एक कुंडलीय संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसके जो अणु हैं ये अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं डीएनए के, लेकिन आरएनए के जो अणु हैं ये अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो डीएनए और आरएनए में अंतर है। ये अंतर 6-7 लिखवा अभी मैंने डिस्कस किए हैं, उनमें से वापस रिपीट कर देता हूं कि जो उपस्थिति तो होता है कि जो डीएनए है ये केंद्रक में उपस्थित डीएनए में पाया, केंद्रक में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो नाइट्रोजनी क्षार इसमें पाए जाते हैं डीसी, जीए, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन, जबकि आरएनए में यूसी और जीए नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। डीएनए जो अणु है ये द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाया जाता है, जबकि आरएनए है ये सामान्यतः एक कुंडलीय संरचना के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए अणु का जो अणु है उसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जबकि आरएनए है ये अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। डीएनए जो अणु है इसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। डीएनए है ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, जबकि आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये हो गया अपना 14वां जो चैप्टर है जैव अणु वो कंप्लीट। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे लेसन 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम।